साथियों नमस्कार। साथियों, पीसीएस एग्जाम के लिए हम करंट अफेयर की सीरीज चला रहे थे, जिसमें हम आई दृष्टि मैगजीन जो आती है उसमें से ही क्वेश्चंस आते हैं सारे करंट अफेयर के। तो उसको हम डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगली न्यूज़ है कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023। विधानसभा के चुनाव हुए थे कर्नाटक में, और ये 15वीं विधानसभा थी, ये पता होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी 15वीं, इतना याद होना चाहिए बस, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, कुल सीटें कितनी थी? 224। मैच द कॉलम में आ सकता है कुल सीटें, दो चार इधर स्टेट दे देंगे, इधर दे देंगे सीटों की संख्या। तो 224 224 224 224 दिमाग में बैठा लो। जिसमें एससी की कितनी है? 36। एससी की कितनी है? 36। एससी की कितनी है? 36, 36। और एसटी की 15। एसटी की 15। कभी हो सकता है कि एक तरफ राज्यों का नाम दे दे, एक तरफ एससी या एसटी की सीट्स के बारे में जानकारी दे दे। इससे पहले के वीडियोस में भी हमने एससी और एसटी की सीट्स के बारे में जानकारी ली थी और उन्हें याद करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं पता होना चाहिए। इसमें इतना काफ़ी है। कितना परसेंट मतदान हुआ कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए जीता कौन। जीती कांग्रेस है। कांग्रेस ने इस बार लगभग 135 सीटें हासिल करी हैं, बीजेपी ने लगभग 66 के आसपास करी हैं। ठीक है, तो ये भी कोई नहीं पूछेगा। हाँ, एक चीज़ है कि कर्नाटक में जो भी रूलिंग पार्टी होती है, यानी जो भी पार्टी सत्ता में होती है, वो दोबारा से लौट करके नहीं आती। एक बार कांग्रेस आएगी, एक बार बीजेपी आएगी, फिर कांग्रेस आएगी, फिर बीजेपी आएगी। लंबे समय से वहाँ यही चल रहा है। ठीक है ना, और वही चीज़ इस बार भी आगे बढ़ी है। ये चीज़ 1985 से चल रही है और अभी भी उसी चीज़ को फॉलो किया गया है। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। हाँ, इसके जो सीएम है उनका नाम और पता होना चाहिए, सिद्धारमैया। सीएम कौन है? सिद्धारमैया। सीएम पे क्वेश्चन आएगा नहीं कभी भी, क्योंकि सीएम का पता नहीं होता कब बदल जाए। पता चला जब क्वेश्चन पूछा उन्होंने यूपी पीसीएस में कि भाई बताइए कर्नाटक के सीएम कौन है, क्या पता उस दिन कोई और दूसरा आ जाए, तो आपका तो आंसर ही गलत हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पर ज़्यादा दिमाग वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगली हेडिंग है ऑपरेशन समुद्रगुप्त। ऑपरेशन समुद्रगुप्त 2022-23 में चलाया गया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, हमारा जो एनसीबी है, और इनका उद्देश्य था कि हिंद महासागर में, यानी कि इंडियन ओशियन में जो नशीले पदार्थों की तस्करी होती है ना, उसके बारे में पता लगाना। जो ड्रग्स आता है ना, ड्रग ट्रैफिकिंग जिसे कहते हैं, पाकिस्तान से ड्रग आ रहा है, अफगानिस्तान से आ रहा है, ईरान से आ रहा है, इधर म्यांमार से आ रहा है, तो ये समुद्र के रास्ते ही आता है। तो इनको ये पकड़ना था। उसके लिए एनसीबी ने, जो हमारी ड्रग्स के रिलेटेड काम करती है, एक ऑपरेशन चलाया समुद्रगुप्त। याद कैसे रखेंगे? समुद्र में चल रहा है, गुप्त। जब भी ड्रग्स आता है तो गुप्त तरीके से आता है ना, खुले में तो आता नहीं है। उससे याद रखना, समुद्रगुप्त किससे रिलेटेड है? ड्रग्स से रिलेटेड है। ठीक है, और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी देश ने, मतलब भारत के किसी एजेंसी ने बड़ी मात्रा में ड्रग को जब्त किया है। सबसे बड़ी मात्रा में जब्त किया है इन्होंने इस ऑपरेशन के तहत। और ड्रग कौन सा था? ड्रग का नाम था मेथाम्फेटामाइन, जो लगभग 2500 किलोग्राम इन्होंने जब्त किया है। 2500 किलोग्राम, ये आपको पता होना चाहिए। और ये देश में किसी भी ड्रग निरोधक एजेंसी द्वारा वित्तीय, यानी पैसे के मामले में, वित्तीय मूल्य के मामले में नशीले पदार्थों की सबसे बड़ी जब्ती है। ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। और इसका होता क्या है इस ड्रग का? ये ड्रग आपके दिमाग में जाकर के जो तंत्र का तंत्र है उसको प्रभावित करता है और डोपामाइन रिलीज करवाता है। डोपामाइन क्या होता है? एक तरीके से हार्मोन है, जिसके रिलीज होने से हमको खुशी मिलती है, या मोटिवेशन टाइप का फील होता है। हम कोई भी कार्य करते हैं एकदम खुशी मिलती है कि अरे, या जिसकी लत लग जाती है, जिस किसी को चाय पीने की लत है या शराब पीने की लत है, तो ऐसा क्यों होता है कि शाम होते ही उसे शराब की याद आने लग जाती है? वो कौन है जो याद दिला रहा है? वो एक हार्मोन है जिसका नाम है डोपामाइन। ठीक है, तो हर गंदी आदत जो आदमी को लगती है वो एक प्रैक्टिस के जरिए लगती है, और जो इस हार्मोन के जरिए रिलीज होता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि हमारे यहाँ पर जो ये ड्रग्स वगैरह आते हैं, ये कहाँ से आते हैं? तो ये आते हैं स्वर्ण अर्धचंद्र से और स्वर्ण त्रिभुज से, यानी कि गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्राइंगल से। आप कहेंगे कि साहब ये क्या है? ये भारत विश्व के दो सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों के मध्य स्थित है। भारत के आसपास जो एरियाज हैं वहाँ पर अफीम सबसे ज़्यादा पैदा करी जाती है वर्ल्ड में। एक गोल्डन ट्राइंगल है, एक गोल्डन क्रिसेंट है। ठीक है, गोल्डन ट्राइंगल की बात करें तो उसमें थाईलैंड, म्यांमार और लाओस आते हैं, और अगर क्रिसेंट की बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान आते हैं। देखिए, एक बार मैप में देख लेते हैं कि अगर हम क्रिसेंट की बात करें तो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये 3 देश आते हैं। और अगर ट्राइंगल की बात करें तो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, ये 3 आते हैं। तो यहाँ बनता है ट्राइंगल, यहाँ बनता है क्रिसेंट। ठीक है, ये दुनिया के सबसे बड़े अफीम के क्षेत्र हैं जहाँ पर उसका उत्पादन होता है। ये बात पता होनी चाहिए, नाम पता होने चाहिए, पूछ लेगा।
या ये पता होना चाहिए कि समुद्रगुप्त ऑपरेशन किससे रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद अगली न्यूज़ है, पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र। विरासत केंद्र जानते हैं, हेरिटेज सेंटर, जहाँ पर ऐसी चीज़ें रखी जाएं जिसको देखने से आपके अंदर उस सेक्शन के प्रति या उस डिपार्टमेंट के प्रति रेस्पेक्ट पैदा हो। तो वायुसेना से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनको यहाँ पर रखा जाएगा, मतलब ज़्यादातर चीज़ों को रखा जाएगा, जिससे कि वायुसेना के गौरव के बारे में सबको पता चल सके। ऐसे सेंटर को हेरिटेज सेंटर कहते हैं। ये चंडीगढ़ में खोला जाएगा, याद रखना, चंडीगढ़ में। और इसको खोलने के लिए MOU साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसे कहते हैं, जिसमें इंडियन एयरफोर्स शामिल है और चंडीगढ़ का प्रशासन शामिल है। इन दोनों ने MOU साइन किया है। ठीक है, और ये पहला सेंटर होगा इंडियन एयरफोर्स का, याद रखना, इंडिया में पहला होगा जो खोला जाएगा चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ याद रखना है। फिर आता है मणिपुर हिंसा। मणिपुर में आपने सुना होगा काफ़ी हिंसा हो रही है, बड़ा चर्चा में रहता है मणिपुर। मणिपुर की हिंसा से रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा कहीं। मणिपुर का मसला क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ अलग से। मणिपुर में देखिए, मणिपुर में हुआ क्या, दो कम्युनिटीज़ हैं, एक है आपकी कुकी कम्युनिटी और एक है आपकी मैती कम्युनिटी। दो समुदाय हैं और दोनों ही एक तरीके से आदिवासी समुदाय हैं। ठीक है, मणिपुर का 90% एरिया ऐसा है जो पूरी तरह से पहाड़ी क्षेत्र है और 10% एरिया है जो प्लेन एरिया है, मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में कुकी लोग रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में कुकी लोग रहते हैं और मैदान में जनरली ये लोग रहते हैं, प्लेन्स में। ठीक है, कुकी लोग ST कैटेगरी में आते हैं और ये लोग नहीं आते हैं। तो हुआ क्या, ये लोग, एक चीज़ और याद रखना, ये लोग ज़्यादातर हिंदू हैं और ये लोग ज़्यादातर क्रिश्चियंस हैं। तो हुआ क्या, मणिपुर की हाईकोर्ट ने पिछले साल ये कहा कि जो मैती लोग हैं इनको भी ST का दर्जा दे दिया जाना चाहिए। इसी बात से ये लोग भड़क गए और इन लोगों ने, प्लस नागा लोगों ने, नागा के लोग भी हैं, जैसे नागालैंड है तो नागा के लोग सिर्फ नागालैंड में नहीं फैले हुए, कई सारे प्रदेश में फैले हुए हैं आसपास के। ठीक है, क्योंकि स्टेट तो हमने अब बनाए हैं, लेकिन पहले जब ये प्रांत वगैरह होते थे तो उस समय तो कोई ऐसी बाउंड्री नहीं थी। तब आदमी अपनी जात या अपने कम्युनिटी के हिसाब से एरिया बना करके रहता था। तो जो नागा लोग हैं, कुकी लोग हैं, दोनों भड़क गए, बोले इनको क्यों ST का दर्जा दे रहे हो। तो हाईकोर्ट ने कहा कि भाई सरकार को विचार करना चाहिए। इसी बात से वह दंगा भड़क गया और बड़े पैमाने पर वह हिंसा हुई जो आपने देखी थी। ठीक, अब आप कहेंगे कि इन्हें ST का दर्जा देने के लिए क्यों कह रही है हाईकोर्ट। इसीलिए कह रही है क्योंकि अगर इन्हें ST का दर्जा मिल जाएगा तो ये पहाड़ी क्षेत्र में ज़मीन खरीद सकते हैं, अन्यथा नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, ये लोग कुकी और नागर लोग तो प्लेन्स में ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन ये लोग पहाड़ों पर ज़मीन नहीं खरीद सकते, इनको अधिकार नहीं है। तो अगर इन्हें ST का दर्जा दे देंगे तो इन्हें अधिकार मिल जाएगा कि ये यहाँ भी ज़मीन खरीद सकते हैं। और पूरे मणिपुर में ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो मैती की है, यानी कि जो वहाँ पर बहुजन हैं, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है, वो 10% एरिया में रह रहे हैं और जिनकी जनसंख्या कम है वो 90% में तो रह ही रहे हैं और उस 10 में भी एरिया ले रहे हैं। तो इनके साथ तो नाइंसाफ़ी हो रही थी ना, तो इनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो ऐसा वहाँ की कोर्ट ने सरकार को कहा, लेकिन हो गया दंगा। अब इस दंगे में बाहरी ताकतें भी शामिल हैं, जैसा कि मैंने कुछ चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम से बताई हैं, उनको आप देख लेना। इसमें चिल लोग भी शामिल हैं। पूछेगा चिल लोग कहाँ के हैं, इनमें चिल लोग म्यांमार के हैं, म्यांमार से आए हैं और यहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है ना, तो वो भी शामिल है कि भाई इन्हें नहीं मिलना चाहिए ST का दर्जा। खैर, ये एक न्यूज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। तो वही बात इन्होंने यहाँ करी है कि मणिपुर में आपका नागा, कुकी, मैती लोग रहते हैं, इन लोगों में इसी बात की लड़ाई है। मणिपुर की उच्च न्यायालय ने ये कहा था कि इनको मैती लोगों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाना चाहिए। ठीक है, उल्लेखनीय है कि वर्तमान में मैती समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग OBC या SC का दर्जा मिला हुआ है। इस समय मैती में भी कुछ लोग OBC हैं, कुछ लोग SC दर्जा प्राप्त किए हुए बैठे हैं। ठीक है, तो बाकी मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि लंबे समय से मणिपुर में भी एक यूनियनबाजी चल रही है। कोई कहता था मणिपुर को अलग देश बना देंगे, कोई कहता है मणिपुर को अलग राज्य बनवा देंगे। तो उन सब चीज़ों को लेकर के भी एक डील साइन हुई है अमित शाह, हमारे जो मंत्री जी हैं, उनके बीच में। और वहाँ की एक संगठन था UNLF, इसका नाम है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। ये मणिपुर का ही एक तरीके से लोकल ग्रुप था और इसको लीड करता था एक व्यक्ति वहाँ का, उसका नाम था आरम्भम सोमेंद्र। ठीक है,
और अभी वहाँ पर कुछ राजकुमार मेघेन करके हैं जो इसको चला रहे थे या इसके मुखिया हैं इस वक्त। उन्होंने एक पीस डील शामिल करी है हमारे गृह मंत्री जी के साथ में और कहा है कि हम मणिपुर में किसी भी प्रकार की सेपरेटिस्ट एक्टिविटी को नहीं होने देंगे। ठीक है, ये भी मैंने उस वीडियो में पूरे तरीके से समझाया हुआ है। ठीक, तो पता होना चाहिए किसके बीच हुआ है, UNLF के बीच में और भारत सरकार के बीच में। ठीक है ना, इसी बात को लेकर के समझौता हुआ है, शांति समझौता। 10 जून 2023 को केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया था और मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके, नाम याद रखना, अनुसुईया उइके, राज्यपाल का नाम पूछा जा सकता है मेजदा कोलम के रूप में। ठीक है, इस समिति की अध्यक्षता करेंगी और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, इस समय मुख्यमंत्री वही हैं। तो राज्य सरकार के कुछ मंत्री वगैरह इसमें शामिल होंगे और इसको किया जाएगा, ऐसा बोला था, लेकिन अभी हो चुका है। ये जो समझौता है ये हो चुका है, 29 नवंबर 2023 को हो चुका है। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये लोगों ने 1964 से मणिपुर में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस पैदा किया हुआ था। पहले ये लोग चाहते थे कि मणिपुर को सेपरेट राज्य बना दिया जाए, फिर राष्ट्र की भी मांग हुई बीच में, फिर इसको दबाने का प्रयास किया गया अलग अलग तरीकों से। फिर अभी वर्तमान सरकार ने आकर के कुछ ऐसे प्रयास किए कि इनको पूरी तरह से शांति समझौते में ले आए हैं और इनको सेटिस्फाई कर दिया है। ठीक है, अब आता है राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष सर्वेक्षण 2021-22। ये क्या है साहब? NMIS, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, यानी कि हमारे देश में जो भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं वो इनोवेशन के मामले में कितना काम कर रही हैं, कितना नहीं कर रही, उनका एक सर्वे किया गया है, उनकी रैंकिंग जारी करी गई है। ठीक है, ये काम 2011 से हो रहा है। कर कौन कौन रहा है? हमारे देश का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्री है, वो कर रही है, और UNIDO, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, UN की ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिलकर के कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, किसी भी फर्म को 2 लेवल पर जांचते हैं। एक तो फर्म स्तरीय सर्वेक्षण, फर्म लेवल सर्वे, और एक होता है नवाचार की क्षेत्रीय प्रणाली, SSI, सेक्टोरियल सिस्टम ऑफ इनोवेशन। एक तो फर्म कैसी है, फर्म का पूरा एक तरीके से जांच वाँच करी जाती है, सर्वे किया जाता है, और इनोवेशन में वो कहाँ पर खड़ी होती है उसके बारे में बात करी जाती है या देखा जाता है। ठीक है ना, तो अब क्या किया है इस बार 2022 में, फर्म लेवल सर्वे जो था ना, ये जो नाम था, इस नाम को बदल दिया गया है और कर दिया है IMII, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन इंडेक्स। ये पता होना चाहिए बस। इस सूचकांक में 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। 6, 28 और 6, याद रखना, 28 और 6, 28 और 8 नहीं, 8 में से 2 गए, 6, ऐसे याद रखना है। ठीक है, अगर इसमें राज्यों की रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो बड़े राज्यों में टॉप किया है कर्नाटक ने, फिर किया है तेलंगाना, फिर तमिलनाडु। कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु इनोवेशन के मामले में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के मामले में। ठीक है, अब आप ये समझ रहे ना, सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हो गई या इनोवेशन कहीं हो रहा है, नवाचार कहीं आ रहा है, तो वो कर्नाटक में आ रहा है, फिर तेलंगाना में, फिर तमिलनाडु में। कोई पूछेगा यूपी की रैंकिंग क्या है, तो 8वीं है। यूपी भी बहुत प्रोग्रेस किया है, 8वीं रैंकिंग है। ठीक है, अगर पहाड़ी राज्यों में देखा जाए तो उत्तराखंड ने टॉप किया है, और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखा जाए तो दादरा एंड नागर हवेली और दमन एवं दीव ने इसको टॉप किया है, यूटीज। ठीक, जबकि जम्मू कश्मीर इस श्रेणी में 26.29 स्कोर के साथ अंतिम स्थान पर है, यूटीज में अंतिम स्थान पर है। ठीक, अगला, भारत में जल निकायों की प्रथम गणना। भारत में कई सारी वाटर बॉडीज हैं, तालाब है, कहीं पर झील है, कहीं पर कुंड है, कहीं पर कुआं है, कुछ ना कुछ है। ये सब जल निकाय के रूप में आते हैं, यानी कि वाटर बॉडीज में आते हैं, जहाँ जहाँ पानी पाया जाता है वो सब वाटर बॉडीज कहलाती हैं। तो उनकी एक गणना की गई है। तो भारत में विश्व की लगभग 18% जनसंख्या निवास करती है, लगभग, और जो पानी के संसाधनों की जो मात्रा है वो सिर्फ वर्ल्ड की 4% है, यानी कि वाटर बॉडीज वर्ल्ड की केवल 4% है और जनसंख्या 18% है। तो इसीलिए अब ये ज़रूरी हो गया है कि हम जल निकायों को मेंटेन करें, उनकी स्वच्छता बनी रहे, उनका पानी बना रहे और लोगों को पानी मिलता रहे। ठीक है, इसलिए सेंसस कराया गया पहली बार। अप्रैल 2023 में इनकी गणना करी गई थी और रिपोर्ट जारी करी गई थी, और इसको किया किसने है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने। याद रखना है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, जल निकायों की गणना का उद्देश्य सभी जल निकायों हेतु एक राष्ट्रीय डेटाबेस का विकास करना है। पता है, देश में लगभग 24,24,540 हैं, 24 लाख हैं। कोई नहीं पूछ रहा, नंबर कोई नहीं पूछ रहा, बस पता होना चाहिए। ठीक है, और निकायों की संख्या के मामले में टॉप किया है पश्चिम बंगाल ने। वहाँ पर पानी की छोटी छोटी बॉडीज ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे लोग मत्स्य पालन करते हैं, मछली का पालन करते हैं, प्लस वहाँ पर चावल बहुत होता है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है देश में। अगर इन्हें हम शहर और गांव के हिसाब से बांट लें
तो शहरी क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल और गांव में दोनों में पश्चिम बंगाल टॉप है, लेकिन शहरी में दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है, तीसरे पे केरल है और चौथे पे उत्तर प्रदेश है। शहरों के मामले में उत्तर प्रदेश चौथे में है, गांव के मामले में दूसरे नंबर पे है और ओवरऑल भी दूसरे पे है। आप कहोगे गांव का इतना ज़्यादा है कि ओवरऑल भी दूसरे पे ले आया? हाँ, क्योंकि हमारे देश में जो ज़्यादातर जल निकाय है वो गाँव में है। देखिए 97% गाँव में है, बाकी 3% के आसपास है जो शहर में जल निकाय है, इसलिए भारी पड़ गया वो उस पर। अगला है केरल। जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य पूछा जाएगा, जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो केरल है। कौन सा है? केरल है। कौन सा है? केरल है, याद रखना है। ठीक है, जल बजट। ठीक है, इसमें ये देखा जाएगा कितना बेसिन में पानी है, कितना डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, कितना लोगों की आपूर्ति हो रही है। तो 17 अप्रैल 2023 को जो हमारे मुख्यमंत्री हैं केरल के, पिनाराई विजयन ने इस बजट को प्रस्तुत किया था और इसमें 15 ब्लॉक पंचायत और 94 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया था। ये कोई नहीं पूछेगा, केरल का तो वैसे भी नहीं पूछेंगे, बट ये पता होना चाहिए राज्य कौन सा है। ठीक, एक चीज़ और पता होनी चाहिए, यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 में हुई थी 22 से 24 मार्च के बीच, और ये संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका में संपन्न हुआ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ पर हुई? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर हुई? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर हुई? न्यूयॉर्क में। इस सम्मेलन की सह मेजबानी ताजिकिस्तान और नीदरलैंड्स ने की। किसने की? ताजिकिस्तान और नीदरलैंड्स। आप कहेंगे ताजिकिस्तान कहाँ है? देखिए ताजिकिस्तान, ये भारत की जो बाउंड्री है ना ऊपर, ये अगर हम ये होके ले लेंगे तो अफगानिस्तान पहुंचेंगे, अफगानिस्तान से सीधे ताजिकिस्तान पहुंचेंगे। देखो, अफगानिस्तान पहुंचेंगे, अफगानिस्तान से सीधे ताजिकिस्तान। तो ये रहा ताजिकिस्तान, और नीदरलैंड्स आपका है यूरोप में। ठीक है, इन्होंने इसकी सह मेजबानी की। वर्ष 1977 में अर्जेंटीना में आयोजित जल सम्मेलन के बाद यह पूर्णतः जल हेतु समर्पित द्वितीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। संयुक्त राष्ट्र का ऐसा सम्मेलन जो पूरी तरह से जल के लिए एक तरीके से समर्पित हो, ये दूसरा था। पहला कब था? 1977 में। कहाँ हुआ था? अर्जेंटीना में। ये पता होना चाहिए, ये लाइन पता होनी, ये भी पता होनी चाहिए। ठीक है, अगली न्यूज़ है आपकी राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023। वह क्या है कि हमारे देश में कई सारे चिकित्सा उपकरण बनते हैं, यानी कि चिकित्सा में यूज होने वाली चीज़ें, जैसे कोई ब्लेड हो गया, स्टेथोस्कोप हो गई, बाकी चीज़ें हो गई, इंजेक्शंस हो गए। ठीक है, तो अब उद्देश्य ये है हमारा कि 4 चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिसमें भारत सरकार सहयोग करेगी। और ये कहाँ किए जाएंगे? हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में। पूछा जाएगा कहाँ किए जाएंगे ये पार्क? 4 जगह पे। उत्तर प्रदेश तो है ही, उसके बाद हिमाचल प्रदेश ऊपर चले जाइए, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश बीच में आ जाइए, सबसे नीचे चले जाइए तमिलनाडु, और उत्तर प्रदेश तो हमारा है ही। ठीक, तो 2023 में हमने नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी को अपनाया है, जिसके तहत अगले 25 वर्षों में वर्ल्ड में 10 से 12% जो हिस्सेदारी रहेगी चिकित्सा उपकरणों में, वो भारत की रहेगी। ऐसा हमारा उद्देश्य है। दूसरा, 2023 तक हम चाहते हैं कि चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र में जो हमारा बिजनेस अभी 11 बिलियन डॉलर का है, ये 50 बिलियन डॉलर का हो जाए, ऐसा हम चाहते हैं। ठीक है, और इसका उद्देश्य है कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो इसके लिए क्या करना है? 4 पार्क बनाए जाएंगे, हिमाचल, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर तमिलनाडु, लाइन से ऐसा ऊपर से नीचे तक। ठीक है, और जो पूरा बाजार है 11 बिलियन डॉलर से 50 बिलियन डॉलर तक करना है। भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम या गांव, हमारे देश में पुस्तक को रिलेटेड या पुस्तक से संबंधित जो गांव हैं, शहर हैं, या पुस्तकालय से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र हैं, उनको लेकर के बार बार रैंकिंग जारी करी जाती है या उनको एक तरीके से सम्मानित किया जाता है। उसी क्रम में जो जम्मू कश्मीर का बांदीपोरा जिले का अरगम गांव है, वो भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम बनने जा रहा है। जम्मू कश्मीर का, सोचिए, जहाँ कभी बम फटा करते थे, आज देखिए वहाँ किताबें के जो है विलेज बन रहे हैं। यह गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ सरहद द्वारा जम्मू और कश्मीर सरकार के सहयोग से किया जाएगा। ये काम कौन करेगा? एनजीओ है सरहद, वो जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ मिलकर के करेगा। ये बात पता होनी चाहिए। अब पूछा जाएगा कि ये सब करते क्यों है, तो आपको पता है कि पुस्तक का गांव क्यों बना रहे हैं? ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, लोगों को अपने इतिहास, आधुनिक विज्ञान, प्राचीन संस्कृति, इन सब के बारे में पता चले। ठीक है, तो एक चीज़ पता होनी चाहिए, हे ऑन वे विश्व का पहला पुस्तक नगर, वर्ल्ड्स फर्स्ट बुक टाउन है। ये वेल्स यूके में है, यूनाइटेड किंगडम के वेल्स में एक नगर है, टाउन है, जिसका क्या नाम है? हे ऑन वे। ये वर्ल्ड का पहला पुस्तक नगर है, वर्ल्ड फर्स्ट बुक टाउन। ठीक, हमारे यहाँ पे गांव कौन सा बनने वाला है? अरगम। नाम क्या बताया मैंने? अरगम, हीरा। ठीक है, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ये चीज़ याद हो गई। अब देखना,
2017 में भिलार गांव जो महाराष्ट्र के सतारा जिले में है, महाराष्ट्र के सतारा में भिलार गांव है, वो देश का पहला पुस्तक ग्राम बना था, वो देश का पहला था। और ये कौन सा बनेगा? जम्मू कश्मीर वाला सबसे बड़ा गांव बनेगा देश। ठीक है, 2 फैक्ट हो गए। तीसरा, 2022 में झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना। ये जिला है जामताड़ा, जा फॉर जिला, जा फॉर जामताड़ा। ठीक है, कहाँ का है? झारखंड का। और उसके बाद 2022 दिसंबर में केरल का धर्मदम को भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया। निर्वाचन क्षेत्र जहाँ पर इलेक्शन किया जाता है, जहाँ से लोग जाकर के वोट डालेंगे। ठीक है, तो इलेक्शन के हिसाब से, निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से वो कौन सा एरिया है जो पूरी तरह से पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र है? वो केरल में धर्मदम है। जिला पूछेगा तो जामताड़ा झारखंड का है। पहला पूछेगा तो भिलार है महाराष्ट्र के सतारा जिले में। ठीक है, और सबसे बड़ा पूछेगा तो अरगम है जो जम्मू कश्मीर में बनने जा रहा है। ठीक है, फिर आता है अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। अरावली, आपको पता है अरावली माउंटेन्स हमारे देश में जो 4 राज्य हैं मुख्यतः वहाँ फैले हुए हैं। देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी ऐसे जाती है गुजरात के बॉर्डर से, या गुजरात के बॉर्डर से दिल्ली तक जाती है, रायसीना हिल्स तक। ठीक है, इनमें ग्रीन वॉल परियोजना लाने की बात चल रही है। ग्रीन वॉल परियोजना बोले तो देखिए, अरावली 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए जाता है। ठीक है ना। अब इसमें जो हमारे भूपेंद्र यादव हैं, पर्यावरण मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये कहा है कि हम अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे। यानी कि जो ये 4 राज्य हैं जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात शामिल हैं, ये सब सहयोग करेंगे मिलकर के, और अरावली माउंटेन्स है उसके आसपास थोड़ी ग्रीनरी बनाएंगे, ग्रीनरी, पेड़ वेड़ लगाएंगे, थोड़ा हरियाली बने, जिससे कि वहाँ पर पोल्यूशन का इफेक्ट कम हो और थोड़ा सा भूमि को उपजाऊ बनाया जा सके। ठीक है ना। तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की शुभारंभ किया है इन लोगों ने। और ये अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च, पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब आता है? 21 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब आता है? 21 मार्च। ये अवसर पर हरियाणा के टिकली गांव से इस परियोजना का शुभारंभ किया गया है। तो इनके आसपास जो अरावली पर्वत है उसके आसपास 5 किलोमीटर तक ये हरियाली का मामला करेंगे। ये बात पता होनी चाहिए। इसमें लगभग 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को हरा भरा किया जाएगा, और इसके माध्यम से ही वहाँ पर जैव विविधता में बढ़ोतरी होगी, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ेगी, जल उपलब्धता होगी और जलवायु में भी सुधार होगा। ये बात पता होनी। अब आता है उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 से 27 तक। उत्तर प्रदेश ये नीति लेकर के आया है। इसमें क्या है देखिए, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत के खाद्य बाजार का 32% है। ठीक है, विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 14% है और निर्यात का 12% है। ठीक है, और कुल औद्योगिक निवेश का 6% है। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रतिशत कौन याद रखेगा। ठीक है, इतना पता होना चाहिए कि हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के उनके मंत्रिमंडल ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2022-27 को मंजूरी दी। आप कहोगे ये है क्या? ये है ये जैसे आपका कोई खेत है या कोई बाग है जहाँ पर आम आते हैं, तो या तो आप आम तोड़ करके, अमिया तोड़ करके उसे बेच लो और पैसे कमा लो, जो किसान करते हैं, या उसको तोड़ो, उसका अचार बनाओ, अचार बना करके डिब्बे में पैक करो और उसको बेचो। इसको कहते हैं फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, या किसी का जूस बना करके बेच रहे हो, या किसी का आप पन्ना बना करके बेच रहे हो, ये सब फूड प्रोसेसिंग में आता है। मिल्क के उत्पाद बेचते हो, वो भी फूड प्रोसेसिंग में आता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और ज़्यादा बढ़े, इसका एक्सपोर्ट हो, जिससे कि हमारे किसानों को भी फायदा हो और हमारे प्रदेश को भी फायदा हो। ये अगले 5 साल तक अथवा नई नीति के क्रियान्वयन तक प्रभावी रहेगी। नीति के क्रियान्वयन के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग नोडल विभाग तथा उद्यान एवं खाद्य संस्करण निदेशालय नोडल एजेंसी होगी। वही नहीं पूछ रहा। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो को आप दोबारा देखिए। अभी हम इतनी ही न्यूज़ कर रहे हैं, इसके आगे की न्यूज़ हम बहुत जल्द अगला वीडियो डाल दूंगा मैं। तब तक के लिए नमस्कार।